रशिया, रूस, अमेरिका, केजीबी, सीआईए। रूस की पहचान उसकी खुफिया एजेंसियां जैसे कि केजीबी, और उसके बाद में रशिया जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो एफएसबी से बहुत जुड़ी हुई हैं। ये एजेंसियां सिर्फ रशिया की सुरक्षा के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि एक और वजह से भी चर्चा में रहती हैं। कई सालों से ये बात कही जाती रही है दोस्तों, जो लोग सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, चाहे वो पत्रकार हों, पूर्व अधिकारी हों या उनके आलोचक, उन्हें चुप कराने के लिए रशिया सख्त कदम उठाता है। अलेक्जेंडर लिटविनियनको, एना पोलिकोवस्किया, बोरिस नेमसोव और हाल ही में लेटेस्ट अलेक्सेई नवाल्नी जैसे नाम अक्सर इन चर्चाओं में सामने आते हैं। कई मामलों में ऐसे लोगों के साथ रहस्यमय हमले होते हैं, उनकी मौत जुड़ी हुई होती है। इसीलिए दोस्तों एक धारणा बन गई है कि रूस में खुलकर विरोध करना आसान नहीं है और इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। और इन सब कहानियों में सबसे अजीब बात यह है दोस्तों कि किसी भी सवाल के जवाब आज तक नहीं मिले। कुछ सवाल समय के साथ धुंधले होते चले गए और खत्म हो गए, और कुछ हमेशा ही अटकलों में खोकर रह गए। तो आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाते हैं जो यूके में घटी, रशिया और यूके के बीच में कहीं खो गई समय के साथ, और छोड़ गई एक अकेली वाइफ और एक बेटा जिसके पिता कभी वापस नहीं आएंगे। रशिया के लिए एक गद्दार, बट उस बच्चे के लिए हमेशा एक हीरो। तो आइए आपको सुनाते हैं कहानी अलेक्जेंडर लिटविनियनको की, जिसे प्यार से लोग साशा भी कहते थे। अलेक्जेंडर साशा लिटविनियनको एक बहुत उसूलों वाले आदमी, बहुत हिम्मत वाले और बहुत ही सच्चे और सीधे इंसान। ये उनकी कहानी है दोस्तों, और आज इस पूरी कहानी में हम भी उन्हें प्यार से साशा बुलाएंगे। तो साशा एक ऐसे आदमी की कहानी है दोस्तों जो पहले उसी ताकतवर सिस्टम के एक हिस्सा थे जिसके खिलाफ बाद में उन्होंने खुलकर बोलना शुरू किया। साशा का जन्म 4 दिसंबर सन 1962 में रूस में हुआ था। बड़े होने पर उन्होंने सोवियत आंतरिक मंत्रालय, जो इंटरनल डिपार्टमेंट था, उसकी ट्रेनिंग ली। फिर सन 1985 में वो लेफ्टिनेंट बने उसमें। कुछ साल वहाँ के एक डिवीजन में उन्होंने काम किया। फिर 1988 में वो केजीबी में भर्ती हो गए। केजीबी खुफिया एजेंसी है, सोवियत संघ में हुआ करती थी, और जब सोवियत संघ टूट गया तो उसको एफएसबी का नाम मिला। तो पुराना ढांचा बदला गया, नई रशियन एजेंसीज बनी, और उसी में साशा आगे बढ़ते हुए एफएसबी में भर्ती हुए। तो उन्हें क्या काम मिला दोस्तों? उन्हें काम मिला ऑर्गेनाइज क्राइम, संगठित जो अपराध होता है और जो सुरक्षा के खतरे होते हैं कंट्री में, उनसे जुड़ा हुआ उन्हें काम मिला। और कहते हैं कि वो एक ऐसी यूनिट से भी जुड़े हुए थे जिसको कहते हैं URPO, जिसमें बाद में साशा ने खुद बताया अपने पब्लिक स्पीकिंग में और जांच के दौरान कि वो साधारण पुलिस का या जांच का काम नहीं था। वो डिपार्टमेंट स्पेशल ऑपरेशंस करता था स्टेट के लिए, अपने कंट्री के लिए, जो बहुत गुप्त रखे जाते थे, जिनके बारे में ओपनली खुलेआम सरकार बात नहीं करती। कुछ ऐसे ऑपरेशंस का भी जिक्र है, जैसे पूर्व एफएसबी के एक अधिकारी हुआ करते थे, मिखाइल ट्रिपाशकिन, उन पर हमला हुआ तो उसका आदेश शायद इसी डिपार्टमेंट को दिया गया था। एक बिजनेसमैन थे रशिया में, उमर जब्राइलोव, उनकी किडनैपिंग हुई थी, शायद उसकी योजना भी इसी डिपार्टमेंट के थ्रू बनाई गई थी। यानी कि ये सिस्टम के, यानी साशा इस सिस्टम के किनारों पर रहकर काम नहीं करते थे दोस्तों, इसके अंदर का हिस्सा थे, बहुत ही अंदर का सख्त हिस्सा। फिर 1998 दोस्तों, और उनकी जिंदगी ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। उन्होंने और कुछ अधिकारियों ने साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुलकर कहा कि साशा को ओलिगार्क बोरिस बेरेजोव्स्की की हत्या
की योजना बनाने का काम दिया गया था। रशिया में बड़े बिजनेसमैन जो बहुत पैसे वाले होते हैं, बड़े बिजनेसेस होते हैं उनके, उन्हें ओलिगार्क्स कहते हैं। अब साशा की तरफ से दोस्तों ये सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, ये थी रूसी सुरक्षा तंत्र, रशियन जो उनका पूरा मिनिस्ट्री था, जो उनका पूरा नेटवर्क था सिक्योरिटी का, उसके खिलाफ सीधे सीधे ओपन खुला विद्रोह था। और इसी के बाद दिसंबर 1998 में उन्हें एफएसबी से निकाल दिया गया। लेकिन बात तो वहां खत्म नहीं हुई दोस्तों, उन्होंने रशिया के अगेंस्ट बोला था, तो मार्च 1999 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर अपने अधिकार से आगे बढ़कर हिंसा करने के इस तरह के आरोप लगाए गए और उन्हें जेल में रखा गया। नवंबर 1999 में अदालत ने उन्हें जो पहले उन पर आरोप लगे थे उसमें तो उन्हें बरी कर दिया, लेकिन कोर्ट रूम में उसी वक्त नए आरोप उन पर लगा दिए गए और फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार उन्हें दूसरी जेल भेज दिया गया। फिर उनके खिलाफ और मामले तैयार किए गए, एक बंद ट्रायल, क्लोज ट्रायल की तैयारी की गई, उनका पासपोर्ट ले लिया, उन्हें रशिया से बाहर नहीं जाने की वार्निंग दी गई। बाद में जब वो रूस छोड़ चुके थे जैसे तैसे, तब 2002 की बात है दोस्तों, उन्हें बाकी बचे हुए मामलों में भी रशिया ने दोषी ठहरा दिया। यानी कि उस राज्य ने, रशिया ने सिर्फ उन्हें नौकरी से नहीं निकाला दोस्तों, उन्हें कानूनी रूप से, पर्सनल रूप से पूरी तरह से कुचलने की पूरी तैयारी कर रखी थी। सन 2000 में उन्हें समझ में आ गया था कि अगर वो रूस में रहे तो वो जिंदा नहीं बच पाएंगे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वो अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वास्तव में वो रशिया से निकलकर यूरोप में जॉर्जिया चले गए थे। और फिर उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को अलग रास्ते से पहले स्पेन भेजा, फिर टर्की भेजा। फिर कुछ लोग जो उनके जानने वाले थे, उनके दोस्त थे, उनके साथ काम कर चुके थे पहले, उन्होंने अलग अलग देशों में उनको शरण दिलाने की कोशिश की। इसके तहत अमेरिका से भी उन्होंने संपर्क किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार 1 नवंबर सन 2000 में उनका परिवार लंदन के हीथ्रो पहुंचा और वहां पहुंचते ही उन्होंने कंट्री से शरण मांगी। इसको दोस्तों पॉलिटिकल शरणार्थी बोलते हैं। तो इनको आप कंट्री से शरण मांग सकते हो अगर आपको अपनी कंट्री में जान का खतरा हो तो। उसी दिन इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनसे बहुत लंबी पूछताछ की, क्योंकि आफ्टर ऑल वो आ भी रशिया से रहे थे। तो रशिया और दुनिया का सेटअप ऐसा है दोस्तों, हम श्योर आपको पता होगा, नेटो कंट्रीज़ जो अमेरिका के दोस्त कंट्रीज़ हैं और रशिया है, इनके बीच में आपस में हमेशा से स्पाइंग और दुश्मनी चलती रही है। तो इस वजह से पूछताछ और लंबी हो गई। वकील आए और उनकी मदद से केस तैयार हुआ और मई 2001 में साशा और उनके परिवार को ब्रिटेन में असाइलम मिल गया, शरण मिल गई। शरण मिलने के बाद उनके परिवार को नया सरनेम मिला, उनकी पूरी की पूरी पहचान पुरानी जिंदगी की मिटा दी गई। क्योंकि जब आपको अपनी जान का खतरा होता है तो यूजुअली आप जिस कंट्री से आते हो, और अगर आप पॉलिटिकल शरण मांगने आए हो तो आपको राजनीतिक शरण जब आपको चाहिए होती है किसी कंट्री के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल दी जाती है। यूजुअली स्पाइज, एजेंट्स, इन सब के साथ भी ऐसे ही करते हैं। तो उन्हें एक नया सरनेम मिला, कार्टर। उनका नाम हुआ एडविन कार्टर। उनकी बीवी और उनके बेटे एनाटोली का नाम भी बदल के रख दिया गया। लेकिन उनका नाम जो बदलना था दोस्तों, वो सिर्फ कागज पे नहीं बदला था, उनकी पूरी पुरानी जिंदगी से उन्हें अलग कर दिया गया था। इसी को आइडेंटिटी चेंज होना बोलते हैं। लेकिन दोस्तों शायद तब साशा भी नहीं जानते थे कि ये अतीत कागजों में बदल गया, लेकिन वास्तव में उस अतीत ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा, मरने तक। बहादुर तो वो थे ही दोस्तों। तो ब्रिटेन पहुंचने के बाद भी वो लगातार राजनीति में, अपनी जांच में, इन्वेस्टिगेशन में, लिखने में, और जो भी निर्वासित थे, जो रशिया के जो विरोधी थे, जिनको कंट्री से निकाल दिया गया था, उनके बीच में, उन ग्रुप्स के बीच में बहुत एक्टिव थे, वो बहुत सक्रिय थे और बहुत मुखर बोलते थे। सन 2006 तक वे अपने परिवार के साथ उत्तर लंदन के इलाके में रहा करते थे। वहाँ वो लेखक और पत्रकार, जर्नलिस्ट की तरह काम करते थे और रशियन लोगों पर, उनकी कंपनीज पर इन्वेस्टिगेशन करते थे, रिपोर्ट्स बनाते थे और गवर्नमेंट से शेयर करते थे। वो कई सारे, जो मैंने आपको बताया पहले, जो निर्वासित लोग थे रशिया से, जो निकाल दिए गए थे, जो रशिया के खिलाफ बोलते थे, जो अपनी जान बचा के वहाँ से भागे थे, उनमें से
2 बहुत इम्पोर्टेंट नाम थे, बोरिस बर्ज़ोस्की और नेता अखमद ज़कायेव। बोरिस बर्ज़ोस्की वही हैं दोस्तों जो हमने आपको शुरू में बताया था, जिसके लिए सबसे पहले साशा ने अपनी आवाज़ खोली थी रशिया में, ये कह के कि उन्हें बोरिस को मारने का प्लान दिया गया था, काम दिया गया था। और अखमद ज़कायेव थे चेचन प्रदेश है एक रशिया के पास, उसके निर्वासित नेता। रशिया ने चेचन को युद्ध करके अपने कंट्री में मिला लिया था, और वहाँ के जो नेता थे जो रशिया के खिलाफ लड़ रहे थे, अखमद ज़कायेव, वो भी वही थे जो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गए थे। उनकी पत्नी मरीना ये भी कहती हैं कि ब्रिटेन आने के बाद वो यूके की इंटेलिजेंस कंपनी के लिए काम किया करते थे, और सन 2000 से हर महीने उन्हें 2000 पाउंड मिला करते थे। पर वो ये कहती हैं कि उनके पति एक एजेंट नहीं थे बल्कि कंसल्टेंट थे, जो वहाँ की गवर्नमेंट को बताते थे कि रशिया कैसे ऑपरेट करता है, रशियन बिजनेस कैसे ऑपरेट करते हैं, वहाँ के एजेंट्स कैसे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि वो बहुत अंदर तक एफएसबी में जानते थे सब कुछ, उनके काम करने के तरीके। तो वो उन्हीं इस जांच को, उन समझ को, उस जानकारी को इस्तेमाल करके गवर्नमेंट्स को कंसल्ट करते थे। वहाँ के संगठित अपराध, सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका ऑर्गेनाइज क्राइम है, और जो ब्रिटेन में जो मौजूद थे रशिया के एजेंट्स, स्लीपर स्पाइज, स्लीपर सेल्स, उस तरह की इंफॉर्मेशन दे के, इंफॉर्मेशन का इन्वेस्टिगेशन करके वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। और उस टाइम पे, खासतौर पे सन 2006 में मेफेयर एक काफ़ी अमीर इलाका कहलाता है ब्रिटेन का, वहाँ पे कुछ रशियन ऑफिसेस थे, उनके अगेंस्ट भी वो रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। साशा जितने बिंदास थे, जितने बहादुर थे, वो कभी बैकग्राउंड में बैठकर काम नहीं करते थे, किताबें लिखते थे। एक किताब बाद में उनके अंग्रेजी में ब्लोइंग अप रशिया के नाम से भी पब्लिश हुई। उस किताब में उन्होंने दावा किया कि सन 1999 में रशिया में जो अपार्टमेंट्स में बॉम्बिंग हुई थी, जो बॉम्ब्स ब्लास्ट हुए थे, वो चेचन प्रदेश का काम नहीं था, बल्कि रशिया की एफएसबी का ही काम था, अंदरूनी काम था। एफएसबी ने ये किया जिससे कि पुतिन पावर में आ सके, और रशिया ने जो चेचन प्रदेश को हथियाने के लिए युद्ध किया उसको वो सही ठहरा सके, ये कह के कि चेचन्या के लिए हम इसलिए युद्ध कर रहे हैं चेचन्या के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ बॉम्बिंग करी है, तो हम उन्हें सबक सिखाना चाहते हैं या युद्ध करके उन्हें शांत करना चाहते हैं। साशा ने एक और किताब लिखी जिसका टाइटल था द गैंग फ्रॉम लुबियांका। वो इस तरह की बहुत किताबें लिखते थे रशिया के काम करने के तरीकों, तौर तरीकों पर। और फिर चेचन प्रदेश में एक प्रेस की वेबसाइट है, वहाँ भी उन्होंने लिखना शुरू किया। जुलाई 2006 में दोस्तों उन्होंने बेहद निजी और बहुत तीखा लेख लिखा पुतिन के अगेंस्ट, और बहुत ही गंभीर पर्सनल आरोप लगाए उन पर। कहते हैं कि शायद उनके ताबूत की आखिरी कुछ कीलो में से एक कील यही थी। फिर सन 2006 अक्टूबर में एक पत्रकार थी एना पोलितकोव्स्काया, उनकी हत्या हुई, और उसकी हत्या के बारे में साशा ने ब्रिटेन में खुल के बोला कि पुतिन ही उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है। तो वो साशा ऐसे नहीं थे कि जिन्होंने लंदन पहुंच के, यूके पहुंच के अपने शब्दों को नरम कर दिया हो, अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी हो। वो लगातार बोल रहे थे, लिख रहे थे, आरोप लगा रहे थे, पर वो शायद ये नहीं समझ पा रहे थे कि जिस पर वो उंगली उठा रहे थे या जिन पर वो उंगली उठा रहे थे, वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुरक्षा एजेंसीज और सुरक्षा के नेटवर्क में से एक से जुड़े हुए थे। समय बीतता गया दोस्तों, और साशा अपने ताबूत में कीले लगाते गए शायद। और फिर आया अक्टूबर 2006 और घटनाएं तेजी से सिमटने लगी। 16 अक्टूबर 2006, अब ये नाम ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आंद्रे लुगोवॉय और दिमित्री कोवतुन, ये 2 नाम के लोग लंदन पहुंचे। वो साशा से मिले, और बाद में वो लोग इट्सू, एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, यहाँ पर लोग काफ़ी वहाँ खाना वाना खाने जाते हैं, लंच वगैरह के लिए जाते हैं, इट्सू में गए साथ में। उस शाम जब साशा घर लौटे तो उन्हें उल्टी हो गई। बात की जब जांच हुई, तो
ये शक मजबूत हुआ कि उसी दिन 16 अक्टूबर को उन्हें एक जहर देने की कोशिश की गई थी और वो था पोलोनियम। उनके बालों का फोरेंसिक एनालिसिस किया तो बाद में ये पता चला कि 2 बार अलग अलग टाइम पर उन्हें पोलोनियम दिया गया। एक बार छोटी सी डोज चेक करने के लिए और बाद वाली डोज थी घातक। खैर, वापस आते हैं 16 अक्टूबर में। 16 अक्टूबर शाम को उनको उल्टी हुई, उनकी तबीयत खराब हुई। अगले दिन 17 अक्टूबर को वो बहुत सारी बैठकों में गए, बहुत लोगों से मिले और एक रेस्टोरेंट में डिनर भी किया। और 18 अक्टूबर को लुगोवॉय और डिमिट्री कोवतुन वापस रशिया लौट गए। उसके कुछ दिन बाद 25 से 28 अक्टूबर के बीच लुगोवॉय फिर से लंदन आया, शेरेटन होटल में रुका और फिर से लिट्विनेंको से मिला। फिर 27 अक्टूबर को जब वो मिल लिया, उसके बाद साशा ने उस टाइम पे 2 सिम कार्ड्स खरीदे और लुगोवॉय ने बोरिस बेरज़ोव्स्की से भी मुलाकात की। इस समय तक दोस्तों, जो बाहर से देखने पर एक नॉर्मल बिजनेस की मीटिंग लग रही थी कि हाँ ठीक है, मिलने आए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बेरज़ोव्स्की को भी जानते हैं, वो भी रशिया छोड़ के आए थे, तो वो नॉर्मल मीटिंग्स थी, ऐसा कुछ नहीं लगा। बाद में जब जांच हुई दोस्तों, तब समझ में आया कि कैसे धीरे धीरे ये कड़ियां जुड़ के साशा की मौत का कारण बनी। खैर, अब आता है 31 अक्टूबर 2006। लुगोवॉय फिर से लंदन आया। उसी समय एक और आदमी जिसका नाम था मारियो, ये एक इटालियन आदमी था, ये एक सुरक्षा सलाहकार था, ये भी उसी वक्त लंदन पहुंचा। 1 नवंबर 2006 वो दिन था जिसने सारी कहानी बदल दी साशा की जिंदगी की। उसी दिन मारियो, जो इटली से आया था, उसने साशा से संपर्क किया और उसे मिलने बुलाया। वो दोनों मिले और बाद में इट्सू गए। वहां से साशा एक होटल के बार में पहुंचा जिसका नाम था पाइन बार। वहां पर उसने लुगोवॉय, आंद्रे लुगोवॉय और डिमिट्री कोवतुन से फिर से मुलाकात की। कहते हैं कि वो वहां 4 से 4:30 के बीच वहीं थे। फिर उन्होंने वहां चाय पी थी, पाइन बार में। पाइन बार, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस चाय के दौरान ही उन्हें पोलोनियम 210 दिया गया, जिससे उन्हें इस कदर अपनी बॉडी के अंदर रेडिएशन हुआ कि वो जीवित नहीं रह पाए दोस्तों, वो मर गए। पाइन बार में जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो एक केतली चाय की, और जिस टेबल पे वो बैठे थे उस एरिया में सबसे ज़्यादा रेडिएशन मिला जब जांच हुई तो। क्योंकि जब दोस्तों कोई भी चीज़ जो रेडियो एक्टिव होती है, जो न्यूक्लियर एक्टिव होती है, वो जहाँ भी लाई जाती है, जो जो चीज़ें उसके संपर्क में आती हैं, वहाँ पे वो कंटामिनेशन चलाती जाती है, वो फैलता है रेडिएशन। खैर, वापस आते हैं उस तारीख पे, उस दिन पे, उस समय पे। चाय पी साशा ने। फिर वहाँ से वो बेरज़ोव्स्की के दफ्तर में गया, वहाँ उसने कुछ फ़ोटोकॉपीज़ की और फिर अपने घर पहुँच गया। और दोस्तों, वही रात थी जिसके बाद वही इंसान उसके बाद कभी सीधा खड़ा नहीं हो पाया और मर गया। उसी रात दोस्तों उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई, उसे बेहद उल्टियाँ हुई और उसकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई उसके बाद से। ये 1 नवंबर की बात थी। 2 और 3 नवंबर तक हालत और भी ज़्यादा बिगड़ गई। 3 नवंबर में उनकी वाइफ ने डॉक्टर्स बुलाए घर पे और उन्हें इमीडिएटली पास के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। शुरू में डॉक्टरों को लगा कि शायद उनको इन्फेक्शन हो गया है, कुछ पेट की खराबी है, प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन है या फूड पॉइजनिंग है, इसलिए वो इतनी उल्टियाँ कर रहे हैं। लेकिन जो उनकी खून की रिपोर्ट थी ना, वो बराबर गिर रही थी। डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि उनका जो रेड ब्लड था, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो आपकी बोन मैरो के अंदर होते हैं, आपकी हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है, वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं जो आपका खून बनाते हैं, वो फेल हो रहे थे। खैर, ये टेस्ट होते रहे, डॉक्टर्स को नहीं समझ में आ रहा था। 15 नवंबर आ गई दोस्तों, 1 नवंबर से 15 नवंबर आ गई और टेस्ट हुए। उनको लगा शायद कुछ रेडिएशन हो तो उन्होंने टेस्ट कराए, लेकिन रेडिएशन नहीं पता लगी। और दोस्तों, यही खासियत थी या सबसे डरावनी बात थी पोलोनियम 210 की। ये एक ऐसा रेडिएशन पॉइजन है दोस्तों, इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना
धोखेबाज है कि जो नॉर्मल पकड़ में आता ही नहीं है, रूटीन चेक में आप पता लगा ही नहीं सकते, लेकिन बॉडी के अंदर गया तो खत्म है, बिल्कुल खत्म। इतना खतरनाक है ये। तो शुरू में डॉक्टर्स को लगा कि शायद ये थालियम पॉइजनिंग है, तो उन्होंने चेक कराया, उसके हिसाब से दवाइयाँ दी, उन्हें लगा शायद वो थोड़ा ठीक हो रहा है। लेकिन जो उनके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे थे, टेस्ट हो रहे थे बराबर, वो थालियम पॉइजनिंग के सिम्टम्स या रिजल्ट्स नहीं लग रहे थे। उनकी हालत इस कदर खराब हो रही थी दोस्तों कि 17 नवंबर को उन्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और वहाँ डॉक्टर्स को लगा कि शायद बोन मैरो फेलियर है, तो उन्होंने कहा ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन जब तक उसके बारे में सोच पाए बहुत समय निकल गया था दोस्तों। 22 नवंबर आई और जब डॉक्टर्स ने उनके हालात को, सिम्टम्स को देखा, तो फोरेंसिक टीम्स, पुलिस और जो एटॉमिक वेपन्स होते हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, उनके डिपार्टमेंट ने बैठ के मीटिंग किया। उनके यूरिन सैंपल्स लिए गए और उस यूरिन सैंपल में पोलोनियम मिला। इतनी भारी मात्रा में पोलोनियम था। लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, क्योंकि पोलोनियम सिर्फ रशिया में बनाया जाता है, पोलोनियम 210। तो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से पहले उनको बहुत श्योर होना था, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिचुएशन थी। तो उन्होंने और टेस्ट कराए और बाहर भेजा गया सैंपल, और 23 नवंबर को दोपहर तक ये कंफर्म हो गया कि साशा की बॉडी में भारी मात्रा में पोलोनियम 210 था। पर दोस्तों उसी शाम साशा की मौत हो गई, यानी कि डायग्नोसिस उनके मरने से सिर्फ कुछ घंटे पहले साफ हो पाया। इतना डेंजरस, इतना धोखेबाज है पोलोनियम 210। और ये डेथ, साशा की मौत का मामला अचानक बहुत बड़ा हो गया दोस्तों, क्योंकि सिर्फ ये एक मर्डर नहीं था। ये रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन जो फैला हर तरफ, और एक इंटरनेशनल क्राइम, ये इसमें तब्दील हो गया था। 200 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर्स इस केस में लगाए गए। 60 से ज़्यादा जगहों की जांच हुई दोस्तों। लंदन के सारे होटल, रेस्टोरेंट, ऑफिस, हॉस्पिटल से लेकर फ्लाइट्स तक में इसके कंटामिनेशन के निशान मिले दोस्तों। हेवी कंटामिनेशन, यहाँ तक कि जो हॉस्पिटल का स्टाफ था, जो साशा की देखभाल कर रहा था, उनका चेकअप कर रहा था, उन तक पे कंटामिनेशन का चेक करना पड़ा। जिस जहर से एक आदमी मरा था दोस्तों, उसका असर पूरे शहर में फैल गया था। जांच में ये साफ हुआ कि पोलोनियम 210 कोई आम जहर नहीं था। ये एक दुर्लभ, बहुत ही रेयर और बहुत स्पेशल सब्सटेंस है, एक चीज़ है, ऐसी केमिकल है जिसे बनाना और उसे संभालना आसान नहीं है, और इसका प्रोडक्शन रशिया में होता है। ये इतना सेंसिटिव है दोस्तों कि इसका एक्सेस नॉर्मली अच्छे आपके पूरे आर्मी, पूरे मिलिट्री में भी आसानी से किसी को नहीं होता। बहुत हेविली गार्डेड होता है, प्रोटेक्टेड होता है, तो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के बिना इसको आप टच भी नहीं कर सकते। और यहाँ की साइंस ये तय नहीं कर पा रही थी कि ये एग्जैक्टली कहाँ से आया था जहर। इसीलिए जो जांच हुई, जो इंक्वायरी हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, वो सिर्फ लैब रिपोर्ट्स पे नहीं, बल्कि जो पूरी ट्रेल बनी, जो पूरा रास्ता बनता गया, चेन बनती गई कंटामिनेशन की, और जो सस्पेक्ट्स थे लुगोवॉय और कोफ्तून, इनकी मूवमेंट और उनके बयान और पूरे कॉन्टेक्स्ट पे जो कहानी थी, उस पे बनाई गई रिपोर्ट। जल्दी ही आंद्रेई लुगोवॉय और डिमित्री कोफ्तून मुख्य संदिग्ध बन गए। इसमें मुख्य सस्पेक्ट्स थे, मेन सस्पेक्ट्स। वजह ये नहीं थी कि वो उस दिन उसके साथ बैठे थे, बल्कि जहां जहां ये लुगोवॉय और कोफ्तून गए थे, वहां वहां रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के निशान मिले, पोलोनियम के। इनके बयान भी बदलते रहे, और जब आप बहुत बयान बदलते हो तो गलती ज़रूर करते हो दोस्तों। तो ये भी पकड़ा सारे इन्वेस्टिगेटर्स ने। 22 मई 2007 को ब्रिटेन की पुलिस और यहाँ की जो प्रोसिक्यूशन सर्विस है, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस, उन्होंने कहा कि लुगोवॉय के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, उनके पास पुख्ता सबूत हैं, और उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। बाद में कोफ्तून के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन जब ब्रिटेन ने रशिया से उनको वहाँ से भेजने की मांग रखी, एक्स्ट्राडाइट करने की मांग रखी, तो 6 जुलाई 2007 को रशिया ने साफ मना कर दिया। और इसके बाद दोस्तों दोनों देशों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया।
एम्बेसडर्स निकाल दिए गए एक दूसरे की कंट्री से और दोनों के रिलेशनशिप्स बहुत प्रभावित हुए। और इसके बाद आया इस इन्वेस्टिगेशन का, इस जांच का सबसे मुश्किल हिस्सा, ये समझना कि जहर आया कहाँ से, किसने भेजा और आदेश किसने दिया। ब्रिटेन ने बहुत देशों से मदद भी मांगी और रशिया से भी जानकारी मांगी, लेकिन रशिया की तरफ से बहुत कोऑपरेशन नहीं मिला। बाद में यूरोप के एक कोर्ट ने भी यही कहा कि रशिया ने ज़रूरी पेपर्स और इन्फॉर्मेशन देने से साफ इनकार कर दिया था। और यही वजह है दोस्तों कि इस केस में बहुत सी बातें साफ थी, सामने थी नज़रों के, उसके बावजूद भी बहुत से इंपॉर्टेंट जो सवाल थे वो कभी नहीं सुलझ पाए। जहर की एग्जैक्ट सप्लाई चेन क्या थी, कहाँ से शुरू हुआ, ऐसे यहाँ तक कैसे पहुँचा, क्या रास्ता उठाया, और सबसे ज़रूरी इस पूरे ऑपरेशन का आदेश किसने दिया था, किसके इशारे पर हुआ था ये। फिर भी जांच नहीं रुकी, सारी एजेंसीज पूरे मेहनत के साथ जांच में लगी रही दोस्तों। 2016 की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि ये मर्डर था और लुगोवॉय और कॉफ्तून इसमें शामिल थे। साथ में ये भी कहा गया कि बहुत संभव है कि ये काम रशिया की सुरक्षा एजेंसी FSB के कहने पर हुआ था। 2021 में जो ह्यूमन राइट्स का यूरोप का कोर्ट है, उन्होंने भी रशिया को ही इस हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। लेकिन इसके बाद भी इस कहानी का असर खत्म नहीं हुआ दोस्तों। 2022 में दोनों जो ये संदिग्ध थे, जो अपराधी थे, मतलब जो सस्पेक्ट्स थे, उन पर इंटरनेशनल लेवल के सैंक्शंस लगाए गए और उसी दौरान कॉफ्तून की मौत की खबर सामने आई। दूसरी तरफ साशा की वाइफ मरीना सालों तक न्याय के लिए लड़ती रही। कहते हैं दोस्तों कि ब्रिटेन की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से एक पूरा ग्रुप रशिया भी गया था इसकी जांच करने, और उनको भी एक छोटी सी चेतावनी दी गई थी, उनकी चाय में थोड़ा सा जहर मिला के शायद, क्योंकि कहते हैं उनका जो मेन लीडर थे वो कहते हैं कि जब वो शाम को वापस होटल आए, उन सब के पेट में दर्द हो रहा था और अजीब सा तबीयत हो गई थी। उनके इंटरव्यूज़ जो उन्होंने लुगोवॉय और कॉफ्तून के इंटरव्यूज़ देने की कोशिश की, वो भी सिर्फ रशियन लैंग्वेज में हुए। और बाद में जब वो जा रहे थे तो उनको टेप रशिया के एजेंसीज ने थमाए, तो वो कहते हैं कि शायद बीच में से बहुत सारे टेप्स गायब कर दिए गए थे। खैर सच क्या है ये सिर्फ रशिया जानता है और शायद बाकी एजेंसीज जानती हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। पर आज जब इस पूरी कहानी को देखा जाता है दोस्तों, तो बहुत कुछ साफ दिखाई देता है। कौन मिला, कहाँ मिला, क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन जैसे हमने पहले कहा था, कुछ बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, जिनके जवाब आज भी नहीं मिले या अधूरे हैं। और शायद इस कहानी की सबसे डिफ़िकल्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि सच्चाई का एक हिस्सा है जो हमेशा आपके सामने है, आपको दिख रहा है, लेकिन एक हिस्सा है जो शायद हमेशा के लिए छिप गया दोस्तों, हमेशा के लिए। ये कहानी एक स्पाई स्टोरी जैसी लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो जवाब आज तक नहीं मिले, वो मिलेंगे भी नहीं दोस्तों, क्योंकि हर जांच की एक सीमा होती है। उसके आगे सच अक्सर राजनीति, सत्ता और लोगों की चुप के बीच कहीं खो जाता है या दब जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों। रशिया में ऐसे बहुत नाम रहे हैं जिन लोगों ने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई और फिर अचानक खामोश हो गए, कभी गोली से, कभी जहर से, और कभी ऐसे तरीकों से जिनका सच आज तक पूरी तरह सामने नहीं आया। साशा की कहानी भी अधूरी है दोस्तों। कॉफ्तून की मौत हो गई, लुगोवॉय कहाँ है नहीं पता, शायद उसकी भी मौत हो गई हो, लेकिन साशा की वाइफ को और ब्रिटेन गवर्नमेंट को आज तक सच्चाई नहीं पूरी हाथ लग पाई। ना अपराधियों को सज़ा मिली, ना कभी किसी ने अपना अपराध कबूल किया। हर बार कहानी तो अलग होती है दोस्तों, लेकिन अंत हमेशा एक जैसा होता है और सवाल भी वही होते हैं, क्या ये सिर्फ हादसा था या कुछ और। अगले हफ्ते हम लेकर आएंगे ऐसी ही एक और कहानी जहां सच के छोटे छोटे टुकड़े हैं, पूरा जवाब आज भी नहीं है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।